आज हम बात करेंगे कि बायजू में आखिर चल क्या रहा है। क्या एआई का बबल अब फूटने वाला है? एप्पल के नए आईफोन में क्या होगा? सवाल कई हैं जिनका जवाब हम आज के वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज के इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण मौजूद हैं। सबसे पहले सर बात करते हैं बायजू की। ये बायजू में आखिर चल क्या रहा है? एक वक्त बायजू का नाम हर ओर था, हर निवेशक बायजू की बातें करता था, लेकिन अब बायजू पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये मामला क्या है सर? देखिए, जब हम बायजू की बात करते हैं तब यकीनन हम रविंद्रन बायजू की बात कर रहे जी। होते हैं। हम उनकी कंपनी की बात कर रहे हाँ, होते हाँ। हैं। और भारत में जब हम एडटेक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो बिना बायजू बायजू का के। जिक्र किए वो पूरी नहीं हो सकती। जी। ताज़ा खबर जो है हमारे पास वो ये कि शनिवार में जो उनके ऑडिटर थे बीडीओ ग्लोबल, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। और ऑडिटर ने ऐसा कहा कि ये जो पूरा स्टार्टअप है, तो दिवालियापन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो दस्तावेज कंपनी से मांगे गए वो कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराए और इस वजह से ऑडिटर ने ये कंपनी छोड़ दी। हालांकि बीडीओ ग्लोबल पहला ऑडिटर नहीं है जिसने कंपनी छोड़ी। इससे पहले डेलॉइट जो इनके ऑडिटर थे उन्होंने जी। भी कंपनी छोड़ दी थी। बायजू, हम जानते हैं कि देखिए शुभम, कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है। और जो दिवालियापन की कार्रवाई है ये अमेरिका के ग्लास ट्रस्ट की ओर से, इसमें 1 अरब डॉलर का जो दावा है वो इसके अंदर शामिल है। बायजू का, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले डेलॉइट ने इनका साथ छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने बीडीओ ग्लोबल को नियुक्त किया था। हुँ। तब ये माना जा रहा था कि अब ये जो नया ऑडिटर है ये नए सिरे से चीज़ों को देखेगा और शायद जो कार्रवाई है दिवालियापन की वो ठीक से निपट जाएगी। लेकिन जब डेलॉइट ने कंपनी छोड़ी थी तब कंपनी छोड़ते वक्त, ऑडिटर का पद छोड़ते वक्त डेलॉइट ने ये कहा था कि जो वित्तीय रिपोर्टिंग की जाती है, हुँ, हुँ। जो लेन देन का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, उसमें कई तरीके की कमियां जी। डेलॉइट को मिली थी। और काफ़ी देर हो रही थी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने में बायजू की ओर से। हुँ। तो इस वजह से डेलॉइट ने वो कंपनी छोड़ दी थी। अब ये जो नए ऑडिटर थे, अब इन्होंने भी कंपनी छोड़ दी है। तो ऑडिटर पद छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि अब इसमें आगे क्या होगा। अब जो राइटर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वीडियो ग्लोबल ने ये लिखा है कि हमारे पास ये मानने के कारण है कि कंपनी में लेखा परीक्षक को विचार और मूल्यांकन के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। यहाँ ये जो लाइन है ना, पारदर्शिता का अभाव है कंपनी में, ये बहुत बड़ी बात कहती है। ये बताती है कोई भी कंपनी हो, संसार की किसी भी तरीके की कंपनी हो, किसी भी तरीके का काम हो, जहां पारदर्शिता नहीं होगी वहां तमाम तरीके की दिक्कतें दिक्कतें आएंगी। पैदा होंगी, बिल्कुल। अब आप इसमें आगे देखते हैं तो आगे बायजू ने ये कहा कि भाई दस्तावेज तो हम उपलब्ध नहीं करा सकते। हुँ। और बीडीओ ने फर्म के बोर्ड से तमाम तरीके की सामग्री मांगी थी और दिवालियापन की कार्रवाई के कारण इसको निलंबित कर दिया गया। एडटेक फर्म ने इस बात को कहा कि दिवालियापन पेशेवर को संबोधित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में फिलहाल कंपनी है। वीडियो ग्लोबल ने बोर्ड को अपने ईमेल में कहा कि दुबई में जो सहायक कंपनी है उससे जुड़े लेन देन की विस्तृत फॉरेंसिक समीक्षा की मांग की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। तो अब आप मानिए जो इसमें लिखा हुआ है कि बायजू का 2022 में मूल्यांकन 22 अरब डॉलर था, हुँ। लेकिन आज जो कंपनी की स्थिति है उसमें बकाया जो राशि है वो 13,027 करोड़ रुपए बकाया राशि है। मतलब आप जब कोविड का टाइम देखते हैं तब आप देखते हैं कि बायजू एकदम उभर आसमान के पर आए थे। था जी। और आज की स्थिति है बायजू एकदम फर्श पर है। फर्श मतलब पे है। अर्श से फर्श फर्श पे आ तक गए। बायजू पहुंच गया है। इसके जो कुल लेनदार हैं जिनको, यानी लेनदार वो लोग होते हैं जिनको चाहिए, तो 1887 कंपनी के पास में लेनदार हैं जिनको बायजू से पैसा चाहिए और 13,027 करोड़ रुपए की इनको रकम चाहिए, जिसमें से 11,432 करोड़ रुपए चाहिए ग्लास ट्रस्ट, अमेरिका के ग्लास ट्रस्ट को, और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, इनको 1404 करोड़ रुपए बायजू से चाहिए। तो यानी मोटा-मोटी हम ये कह सकते हैं कि जो लेनदार हैं कंपनी के वो ज़बरदस्त हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें एक डेटर्स होता है और एक क्रेडिटर्स होता है। तो अगर क्रेडिटर्स आपके ज़्यादा हैं
तो आप एक अच्छे उसमें हैं, यानी आपके पास पैसा आने वाला है, आपके पास जो है कैश का फ्लो आने वाला है। लेकिन अगर आपके पास डेटर्स यानी देनदार ज़्यादा होते हैं, आपको देनदारियां आपके ऊपर ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं खतरे का एक घंटी बजती है, और वो यहाँ पर बायजू के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक रिपोर्ट और है, जी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीएलटी के एक फैसले के खिलाफ अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी है। एनसीएलटी ने एडटेक फर्म बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान की मंजूरी दी थी। जी। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं शुभम, ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो कोरोना 2021 में जब आया तो कंपनी का चरम था, कंपनी के अंदर बिल्कुल। तमाम लोगों ने इन्वेस्ट किया, करोड़ों अरबों डॉलर कंपनी के अंदर आए। लेकिन अब फंडिंग विंटर की शुरुआत हो गई। फंडिंग विंटर से हम ये मानते हैं पतझड़ का मौसम, एक ऐसा मौसम जिसमें सब कुछ जम सा जाता है, एक ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो बिल्कुल। फंडिंग विंटर आ गया। अब नया जो इन्वेस्ट है कंपनी में वो हो नहीं रहा, नए निवेशक सामने नहीं आ रहे और पुराने निवेशक पैसा मांग रहे हैं। कंपनी ने जितना पैसा लिया, जितना इन्वेस्ट किया, जितना मार्केट में पैसा डाला, उतना पैसा कंपनी को वापस नहीं मिल नहीं सका। मिल सका। कंपनी ने अधिग्रहण पे बहुत जोर दिया। आप देखें, उन्होंने आकाश को खरीद लिया, जी। उन्होंने और तमाम जगह पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हाथ में क्या आया? बड़े भारी भरकम एडवर्टीजमेंट दिए, हर जगह बायजू ही बायजू दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे आपने बीसीसीआई का बताया, तो जब स्पॉन्सर बना था टीम इंडिया का बायजू, तब एक उम्मीद लग रही थी कि शायद ये कंपनी एक जिस मुश्किल में फंसी थी वो आगे निकल कर आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये बायजू अभी फंसी हुई है और दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े बताए कि जो उसके देनदार हैं वो ज़्यादा ही यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ऑडिटर्स डिलॉयट छोड़ के गया, उसके बाद दूसरे ऑडिटर्स ने छोड़ा। ये ट्रांसपेरेंसी की जो आपने बात कही वो कंपनी के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आई है। बिल्कुल। और देखिए जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि ओप्पो और वीवो, ये जो चीन की दो कंपनियां हैं, इनका भी बायजू के ऊपर बकाया है और काफी भारी भरकम बकाया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी बकाया बायजू के ऊपर है और साथ में बायजू के 1784 कर्मचारी हैं जिन्होंने 301 करोड़ रुपए के दावे कंपनी के ऊपर किए हुए हैं। तो कुल मिला के कंपनी की हालत इस वक्त बहुत खराब है। हाँ, अब देखने वाली बात यह होगी कि बायजू, रविंद्रन बायजू, इस जो संकट की घड़ी है उससे क्या कंपनी को बाहर निकाल पाएंगे, ये बहुत देखने वाली बात होगी। चलिए सर, ये तो बायजू की बात हुई और समय बताएगा कि कंपनी का भविष्य क्या रहता है। अब जो दूसरी खबर है हम उस पर नजर डालते हैं और वो है एनवीडिया पर। इस कंपनी के शेयरों में जब भी उछाल आता है या फिर गिरावट आती है तो खबर बन ही जाती है। इस बार आई गिरावट है और इसकी वजह क्या है? क्या सर एआई का जो गुब्बारा बना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या फूट गया है? देखिए, जब मैं एनवीडिया के नंबर्स खोल के बैठा हूं यहां जी, तो इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर कंपनी का जो शेयर है 13.93% टूट गया है और ये एक बहुत भारी भरकम गिरावट मानी जा सकती है। जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम चेक करते हैं तब हमें ये पता चल रहा है कि 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार तरक्की की है, कंपनी लगातार आगे बढ़ी है। रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो 2024 का जो डेटा है वो हमें ये बता रहा है कि कंपनी ने $60.92 बिलियन हासिल किए हैं, रेवेन्यू रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि कंपनी को चलाने की जो लागत है वो करीब 11.33 बिलियन रही है और कंपनी की जो कुल कमाई है, नेट इनकम हम जिसको कहते हैं, वो 29.76 बिलियन रही है। जब ईयर ऑन ईयर हम इसमें चेंज की बात करते हैं तो 581.32% का इसमें उछाल दर्ज किया गया है। जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो अब 48.85 बिलियन कंपनी ने कमाए हैं और ये 201% करीब यहां पर हम ईयर ऑन ईयर इसमें चेंज देख रहे हैं। अब एनवीडिया बनाती क्या है, जो दर्शक हमारे नहीं जानते उनके लिए हम बता रहे हैं। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, उस तरीके से तमाम एआई टूल है। तो एआई काम किस चीज पर करता है? एआई काम करता है जीपीयू पर। जैसे
आपने सीपीयू सुना होगा, उसी तरीके से जीपीयू होता है। ये इसको हम ग्राफिक Graphics प्रोसेसिंग Processing यूनिट की हम नाम देते हैं। तो बिल्कुल। ये जो जीपीयू होता है, ऐसे बहुत सारे जीपीयू मिलकर एक एआई का निर्माण करते हैं। जब हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो उसमें लाखों की संख्या में जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है। अब एनवीडिया जो कंपनी है, ये जीपीयू बनाने वाली कंपनी है। तो जितना पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम हुआ, उतना ही काम हुआ जीपीयू को लेकर। जीपीयू उतने ज्यादा बनाए गए, और चूंकि दुनिया में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो जीपीयू बनाती हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी कंपनी जीपीयू बनाने वाली वो एनवीडिया है, इसलिए एनवीडिया लगातार तरक्की करती रही, एनवीडिया लगातार पैसा कमाती रही, और एनवीडिया ने तमाम रिकॉर्ड पैसा कमाने के वो तोड़ डाले। अब जैसा आपका सवाल था कि क्या एआई का बुलबुला फटने वाला है, क्या एआई का गुब्बारा अब बबल ब्रस्ट होने वाला है, तो हमें ये पता चल रहा है कि करीब 22% का नुकसान एनवीडिया के शेयरों में हुआ है। और जो इसके सीईओ हैं हुआंग जेनसन, इनकी संपत्ति $100 बिलियन से नीचे आ गई है। ये बहुत 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 बड़ी गिरावट बिल्कुल इसको सर। कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत चंद लोग हैं जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि जिनकी संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है। अब एआई आगे चलेगा या एआई आगे नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो ये मान रहे हैं कि एआई भविष्य की चीज है। आज आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी मुनाफा दिखाई नहीं देगा, वो मुनाफा दिखाई देगा भविष्य में। जी। अब भविष्य किसने देखा? क्योंकि जो एक आप देखें कि भारत जैसे देशों में जो व्यापार करने वाला व्यापारी है, वो आज का मुनाफा आज चाहता है। जी। दुकान पर बैठने वाला शख्स शाम को जाते वक्त पैसे गिन लेना चाहता है। लेकिन जब आप एआई की बात कर रहे हैं, तो भविष्य की बात है। आप आज उसमें पैसा लगा रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये भविष्य में ये चीज पैसा देगी कि नहीं देगी। आपको नहीं पता कि एआई कितने लोगों का काम संभालेगा। बिल्कुल। एआई काम लोगों का संभाल पाएगा या लोगों के साथ मिलकर काम करेगा। एआई के आने से जहां ये तमाम चर्चाएं कि क्या लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या नौकरियां नहीं जाएंगी, आपको एआई को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो पता अभी कुछ भी नहीं है, सवाल है। और जब तक सवाल हैं, जब तक इनके जवाब ना मिल जाएं, तब तक हम ये कह सकते हैं कि एनवीडिया जैसी कंपनियां कभी नुकसान में होंगी, कभी फायदे में होंगी। और यही फिलहाल का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार 5 सालों में एनवीडिया ने जितनी तेजी से तरक्की की है और जितनी तेजी से कभी कभी इसमें डाउनफॉल आते हैं, वो एक बहुत ही हैरानी वाली, चिंता वाली और हैरत करने वाली बात है। और ये बात ये बताती है कि जो एआई है, एआई का भविष्य कितना अभी भी ये कहें कि असमंजस की स्थिति में है। अभी भी उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा एआई में, तो अभी ये भविष्य की गल्प में है। अच्छा सर, ये तो एक चिंता की बात होगी जो हमने दो आपको खबरें बताई, तो बाइजू की और एनवीडिया की, जो इनके शेयर और एक तरफ देनदारियां बढ़ रही हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईफोन लवर्स की, क्योंकि हमारी जो आखिरी खबर है वो आईफोन लॉन्च की खबर है। और इस नए आईफोन में आज क्या होगा, क्योंकि आज है आईफोन का इवेंट, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जो भी नया फ़ोन आएगा वो लवर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सर, इस फ़ोन से जो आज लॉन्च होने वाला है आज के इवेंट में, कंपनी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, आप एप्पल की स्ट्रेटेजी को समझिए। जी सर। एप्पल साल में एक बार एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट करता है और उसके बाद लाइनें लग जाती हैं। बिल्कुल। वो खबर बनती है और उसको उस खबर के लिए वो एडवर्टीजमेंट के रूप में नहीं है खबर, वो खबर के रूप में है। जी। तो यानी कंपनी को पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। तो बगैर कुछ किए सिर्फ एक उसने बहुत मेगा इवेंट किया और नए आईफोन लॉन्च किए, और उसके बाद उसकी जो प्रमोशंस हैं वो तमाम ऐसे ही हो गई। अब आप देखिए रिपोर्ट क्या बताती है। रिपोर्ट ये बताती है कि 4 तरीके के आईफोन आएंगे, जिसमें आईफोन 16 होगा, आईफोन 16 प्लस होगा, आईफोन 16 प्रो होगा और आईफोन 16 प्रो मैक्स होगा। तो ये 4 तरीके के आईफोन आने वाले हैं। इसके अलावा नई वॉच होगी, नया आईपैड होगा, वगैरह वगैरह, जो भी अन्य जो गैजेट उनके हैं वो होंगे। बात जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कंपनी को क्या फायदा होगा। कंपनी को ये फायदा होगा कि कंपनी इस इवेंट का लगातार इंतजार करती है, और ये जो इवेंट है ये कंपनी को तमाम तरीके का फायदा देता है। आज रात 10:30 बजे ये इवेंट होगा। इट्स ग्लो टाइम इस इवेंट का नाम है, और इसके अंदर देखिए कि जो
स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो बहुत सारी हैं, वो तो तमाम सही। तरीके का डेटा आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। जो आईफोन लवर्स हैं उनको मैं भला क्या डेटा बताऊंगा, उन्हें हो सकता है मेरे से ज्यादा डेटा पता हो क्योंकि अब तो सर आईफोन आईफोन का में क्या इतना क्या ज़्यादा होगा। डिमांड रहते हैं कि उनके जो इवेंट से पहले ही इनकी पिक्चर लीक्स हो जाते हैं, बिल्कुल। डिटेल्स लीक हो जाती हैं। लेकिन देखिए जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट ये बताती हैं कि आईफोन की जो दाम है, आईफोन 16 जो पूरी ये सीरीज है, जी। इसके जो दाम हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर दाम ज्यादा होंगे और आईफोन 15 के दाम बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे, तब आईफोन को केवल फायदा ही फायदा है। फायदा कितना होगा अभी इसका अनुमान लगाना कठिन है, जी। लेकिन मोटा मोटी आप ये मान लीजिए शुभम कि आईफोन को हर साल इस तरह के इवेंट के बाद उसके शेयरों में लगातार तेजी देखी जाती है। जहां एक तरफ शेयर तेजी से कुलांचे भर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसके आईफोन बिक रहे होते हैं, तो डबल मुनाफे की तरफ कंपनी जा रही होती है। और जो रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि अब दाम भी इसके ज्यादा होंगे, तो अगर दाम ज्यादा होंगे और ग्लोबली चूंकि ये बिकता है, तो पूरी दुनिया से इतनी कमाई आईफोन की होगी जिसका हिसाब लगाना भी बहुत कठिन बहुत होगा। मुश्किल हो जाएगा। हर सेकंड आईफोन लाखों रुपए कमाती है। आईफोन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक कंपनी है। और देखिए मैं आपको डेटा बताता हूं, आईफोन का जो डेटा है, और ये डेटा हमसे क्या कहता है। डेटा पे हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, तो आईफोन का जो डेटा है उसे भी निकाल ही लेते हैं। आईफोन का एप्पल कंपनी का जो डेटा है वो इस वक्त बता रहा है कि पिछले 5 दिन में जो शेयर प्राइस है इनका वो भी बढ़ा है। पिछले 1 महीने में देखें तब भी इनका शेयर प्राइस बढ़ा है। 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं तो 27% का इसमें उछाल आ गया है। 1 साल की जब हम बात कर रहे हैं तब भी करीब इसमें उछाल ही है। तो लगातार जो ये शेयर का इनके प्राइस है, कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। और आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो 3.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ये मार्केट कैप है एप्पल का। तो हमें ये मतलब बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है जी। है ना। तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस एक कंपनी में समा जाएं, इतना इस कंपनी का आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये। जी। और हाँ, ये जरूर है कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, मगर कंपनी की नेट इनकम यानी शुद्ध मुनाफा जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। चूंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो करीब इस साल रहा है, 2024 की हम बात कर रहे हैं, जून 2024 की बात कर रहे हैं, तो 14.33 बिलियन डॉलर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहा है। रेवेन्यू 85.78 बिलियन रहा है। और नेट इनकम की हम बात करें तो 21.45 बिलियन नेट इनकम कंपनी की रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2.84% ईयर ऑन ईयर ये रहा है। तो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं एप्पल की, तब हमें ये पता चल रहा है शुभम कि एप्पल तो लगातार तरक्की कर रहा है। लोग लाइन में लगे हैं, लोग रात रात भर सो नहीं रहे नया आईफोन खरीदने के लिए। चूंकि अब एप्पल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक जरूरत की चीज नहीं है केवल, वो एक शो बिज भी है जी। लोग उसे देखने और दिखाने के लिए ज्यादा खरीदते हैं कि मेरे पास देखो नया वाला मॉडल आ गया। क्योंकि शायद अभी भी 15 से काम चल सकता है, 14 से काम चल सकता है, पर आदमी लेना चाहता है 16, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं वक्त के साथ कदम ताल कर रहा हूं। और यही कारण है कि एप्पल लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस इवेंट के बाद आप यकीन मानिए एप्पल पैसे ही पैसे छापने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे उसके और इवेंट होते हैं आपने देखे होंगे, हर साल इसके इवेंट होते हैं एप्पल के, और उसी तरीके की जो एक हाइप बनती है वो ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि एप्पल के सर जो लवर्स हैं वो दुनिया में हर तरफ मौजूद हैं। तो आज शाम 10:30 बजे रात को भारतीय समय अनुसार ये एप्पल का जो इवेंट होगा उसको आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो में सर इतना ही। ये जो हमारी 3 खबर थी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।